हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ ए टू जेड केमिस्ट्री। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है केमिस्ट्री ए टू जेड केमिस्ट्री, जहाँ पे हम केमिस्ट्री से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और केमिस्ट्री हमारी पढ़ाई में आपको पता ही है कितनी स्पेशल है। तो आज इसी सीरीज़ में मैं कुछ नया ऐड करने वाली हूँ। मैं 12th का सिलेबस तो एक साइड करवा ही रही हूँ बेटा, वो भी चलता रहेगा, और 10th का भी मैंने स्टार्ट कर रखा है। और मेरे को किसी स्पेशल बच्चे ने एक स्पेशल से रिक्वेस्ट करी थी, मैम एनडीए का सिलेबस भी स्टार्ट किया जाए। तो उसी रिक्वेस्ट पे एक एक बच्चे का मैसेज मेरे लिए कितना मायने रखता है आप समझ पाएंगे। तो उसी बच्चे की, मेरे को उसका नाम तो याद है बट मैं यहाँ पे कर नहीं रही। अगर वो ये मैसेज अगर वो ये वीडियो देखे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रेजेंट ज़रूर लगवाना, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो से हीरो वाली केमिस्ट्री में एक और तरफ की एक और नई सीरीज़, जो हमारा नाम है क्या, एनडीए। तो एनडीए में केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, अच्छी भली इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स आती है 100 मार्क्स की, तो केमिस्ट्री भी कोई कम नहीं है। केमिस्ट्री आती है नियर बाय 60 मार्क्स की, और 60 मार्क्स एक तरफा बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशल बात क्या है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो का आना जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ख़तरा पैदा कर देता है। इसीलिए जो केमिस्ट्री आती है, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस आती है, वो बहुत ही इजी आती है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे मैक्सिमम होते हैं वहाँ पे पेपर देने के लिए। और सबसे इजी किसको लगता है? साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को, यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल को ये बहुत आसान लगती है एनडीए वाली केमिस्ट्री। तो हम बिल्कुल जनरल से, सबसे पहले मैं आज आपको इसके सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, सिलेबस के साथ फ्रेंडशिप करवा देती हूँ कि एनडीए में क्या कुछ आना है। तो एनडीए के पेपर में कितने मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, एनडीए स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। देखो मैं आप लोगों के लिए नए मार्कर भी लाई हूँ, खर्चा करके आई हूँ, अब लाइक कर देना। एनडीए 60 मार्क्स की आनी है, 60 मार्क्स की एनडीए आनी है। एनडीए में 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आनी है, केमिस्ट्री आनी है। तो फिर देखते हैं सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस में हमारे पास है कौन सा चैप्टर, सिलेबस नोट करवा रही हूँ आज, फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। जो हिंदी के बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, भौतिक एंड रासायनिक, मुझे दिक्कत आएगी जबकि हिंदी पढ़ाने में, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। परिवर्तन, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन। सेकंड रहेगा एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, मतलब तत्व, यौगिक एंड मिश्रण, ये चैप्टर रहेगा हमारा। उसके बाद रहेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब तत्वों के सिंबल। सिंबल तो समझते ही हो ना, ठीक है, सिंबल को मैं सिंबल ही रख रही हूँ, तत्वों के सिंबल, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमारा क्या रहेगा? एटॉमिक मास एंड इक्विवेलेंट मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान और इक्विवेलेंट मास को क्या कहते हैं? ये एटॉमिक मास हो गया, इसको इक्विवेलेंट ही कहते हैं, ठीक है। ये भी द्रव्यमान ही होता है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट द्रव्यमान। ज़्यादा हिंदी में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिफ्थ चैप्टर हमारे पास क्या है? फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास वैलेंसी। मैं जब पढ़ाऊंगी ना तो हिंदी साथ साथ बता दिया करूँगी। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी को क्या कहते हैं भाई, मुझे भी नहीं पता। तत्वों की समायोजकता, मतलब इसकी वैलेंसी कितने की ज़रूरत होती है। मैं वैलेंसी लिख रही हूँ, जब पढ़ाऊँगी तब बता दूँगी वैलेंसी को क्या कहते हैं। तो फटाफट से, वैसे तो 11-12 बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स हमारे कौन सी क्लास में पढ़ाए जाते थे? ये क्लास 9th के टॉपिक्स हैं बेटा।
क्लास 9th में हमने एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा था इसको, उसके बाद अब हमें एनडीए में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बहुत आसान है, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड बेसिक सी बातें हैं। एलिमेंट्स के सिंबल मैं आपको लोगों को यूं याद करवा दूंगी चुटकियों में, और एटॉमिक मास एंड इक्विवेलेंट मास ये सब रहेगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी, वैलेंसी रहेगी। वैलेंसी जब करवाऊंगी तो बता दूंगी हिंदी में इसको क्या कुछ कहते हैं। तो हिंदी में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे एनडीए करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यानी कि क्यों, क्योंकि आर्ट्स विद मैथ में मैथ्स होता है, और एनडीए के बच्चे मैक्सिमम या तो मेडिकल नॉन मेडिकल के होते हैं, मेडिकल के नहीं होते, या तो नॉन मेडिकल के होते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। तो हिंदी मैं उन लोगों के लिए बता के चल रही हूँ। मेरे चैनल पे मैं चाहती हूँ सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो नोट करते चलिए सिलेबस को, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर है हमारे पास। केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी 8th क्लास तक हिंदी में साइंस करी है, 9th के बाद मुझसे इंग्लिश में आ गई थी। रासायनिक अभिक्रिया। 7th चैप्टर इसका कौन सा है? एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और साल्ट को हिंदी में क्या कहोगे? अमल, ठीक है। बेस को क्या कहोगे? क्षार, एंड नमक, साल्ट हो गया आपका, ठीक है। सॉल्ट को तो सॉल्ट ही कह दो या नमक कह दो, कुछ भी कह दो। तो इसमें अमल के बारे में पढ़ोगे, क्षार के बारे में। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स का पेपर आ जाता है, ठीक है। कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। कार्बन एंड देयर कंपाउंड। कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ोगे, ये भी क्लास 10th में आता है। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है जी। और बेसिक और फर्टिलाइज़र्स पढ़ोगे, फर्टिलाइज़र का टॉपिक है, ठीक है। ग्लास का टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो याद करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इसके लिए मटेरियल दे दूंगी, क्योंकि मैं भी पढ़ाऊंगी तो कुछ है नहीं इसके अंदर, समझाने वाला कुछ है नहीं, देख देख के बताने वाली बात है। फर्टिलाइज़र कर लो, ग्लास कर लो, इंक कर लो, इसके लिए मैं आपको ना PDF प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये तो आप पढ़ के भी कर लोगे, जो समझाने वाले चैप्टर्स हैं हम उस पर बात करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। उसके बाद है, ये अभी सिलेबस इंट्रोडक्शन चल रही है, फिर एक आधा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कितने चैप्टर्स हो गए थे? 10 हो गए थे। 11th है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉज ऑफ, ये 11th क्लास का चैप्टर है, +1 क्लास का। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मतलब कोई भी रसायन कैसे कंबाइन होता है, उसके बारे में किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, मैं ऐसे हिंदी बता के चलूँगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर। प्रॉपर्टीज़ तो समझते ही हो, किस चीज़ की? एयर की एंड वाटर की, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये मत समझना इंग्लिश में पढ़ लिया तो पता ही नहीं क्या तोप पढ़ रहे हैं या कुछ मुश्किल आ गया। अरे बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश है एयर और वाटर, ठीक है। एयर पता ही है तुम्हें, वाटर पता ही है, तो बेसिक इंग्लिश ही है, बेसिक हिंदी है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का चैप्टर। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या चीज़ पढ़ोगे तुम? ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी क्लास 11th का चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिसमें मुझे ज़रूरत लगेगी मैं अपने आप हिंदी बताती चली जाऊंगी। परमाणु संरचना। उसके बाद 15th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है? मतलब
जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त, देखो हिंदी कितनी मुश्किल है, आवर्त सारणी का वर्गीकरण, हिंदी मुश्किल है, इंग्लिश मुश्किल है, वर्गीकरण, ठीक है, हिंदी मुश्किल है, इंग्लिश आसान है। पीरियोडिक टेबल जो होती है उसका अपन ही क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं बचा सिलेबस के अंदर खास। एक चैप्टर और है केमिकल बॉन्ड, ये भी +1 का चैप्टर है। केमिकल बॉन्ड, रसायन के बीच में बॉन्ड, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किस किस टाइप की लग रही है। एक और चैप्टर है IUPAC नेमिंग, ये वैसे नहीं पूछी जाती बट फिर भी जो जनरल सी है वो हम कर लेंगे। IUPAC नेमिंग बहुत जनरल सी पूछी जाएगी, ज़्यादा नहीं, वैसे ना के बराबर ही पूछा जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है हमारा जो NDA के अंदर पूछा जा सकता है या जो उसके अंदर दिया गया है। अगर मैं आपको बुक की बात करूं तो आपको बुक ले लेना, पाथफाइंडर की बुक होगी आप लोगों के पास, और भी मार्केट के अंदर NDA से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, उनको देख लेना, फॉलो अप कर लेना। पाथफाइंडर अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बेस पे मैंने ये सिलेबस कंक्लूड किया है। वैसे कुछ पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता बट 9 से लेके +2 तक के बीच में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो रिमार्केबल सिलेबस है बुक्स के अंदर वो सब ये है जो मैंने कंक्लूड कर दिया। 15-16 चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए आज केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हुए पीरियोडिक टेबल, या जो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में शुरू करते हैं। तो आज मेरा सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, तत्व, यौगिक एंड मिश्रण, इसको कहते हैं तत्व, इसको कहते हैं मिश्रण, इसको क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक है। सबसे पहले बताइए एलिमेंट क्या होता है। आज तक आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट वो होता है जो सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एटम विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये डेफिनेशन गलत हो जाती है और क्या बताया जाता है, तत्व या एलिमेंट वो है जिसको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली हुई है। पीरियोडिक टेबल देखी है आप लोगों ने, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है, देखी होगी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं। अब देखो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, एलिमेंट्स। मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई यौगिक बैठा है या कोई मिक्सचर है या कोई कंपाउंड है, नो, क्या निकलता है, एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। तो जिनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली हुई है, पीरियोडिक टेबल में जगह किस किस को मिली हुई है या पीरियोडिक टेबल में किसके पास प्लेस है। मान लो आप क्लास के अंदर बैठे हो तो आप लोगों के पास स्पेशल रोल नंबर होता है, तभी आप उस क्लास का हिस्सा कहलाते हो। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में किस किस के पास फिक्स नंबर है, फिक्स जगह है, वो क्या कहलाता है, उसका एलिमेंट। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सिंबल्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, कैल्शियम, ये सारे सिंबल्स हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली हुई है। यहाँ भी होती है, ऐसे होती है पीरियोडिक टेबल, पूरी करवाऊंगी, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट वो होता है जिसको पीरियोडिक टेबल में जगह मिली हुई है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये डेफिनेशन गलत हो गई थी, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी आ जाती है, ये डेफिनेशन अणु की आ जाती है, एटम की आ जाती है। एटम होता है वो सबसे छोटा हिस्सा जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। एटम क्या होता है, एटम वो होता है विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। एलिमेंट कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड।
ये 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। संख्या नोट कर लेना, 91 होते हैं, और ये कितने होते हैं आपके, ये 7 होते हैं, ये 19 होते हैं। ये इनकी नंबर्स हैं कि 118 टोटल कितने होते हैं ये एलिमेंट्स, टोटल 118 होते हैं। 118 में से 91 ये हो गए, देख लो हो गया क्या पूरा, 19 और 7 कितने हो गए, 26, ये तो 92 आ गए यहाँ पे, 92, ये 92 होते हैं संख्या में, 9 2 11, हाँ हो गए, 118 एलिमेंट्स की संख्या पाई जाती है। डन। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। साथ देना, पूरा एनडीए ख़त्म करूँगी सिलेबस और 1 महीने के अंदर। देखेंगे आज इस वीडियो को कौन कितना पहुँचाएगा आगे तक। जितना प्यार मिलेगा उतना ही, जितना इस चैनल को प्यार मिलेगा, जितना इस क्लास को प्यार मिलेगा, उतना ही नेक्स्ट वीडियो बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो हमने कहा एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं बेटा, मेटल। सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल के बारे में। मेटल क्या है, मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो एलिमेंट्स सच एलिमेंट्स which wants to lose the electron to become stable, जो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ये सारी बेसिक बातें हैं, सबको पता होंगी। सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 281। इसको स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम का पॉजिटिव। जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा क्या, कैटायन। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो ये क्या था आपका, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से क्या बना दिया आपने, कैटायन बना दिया। अच्छा, मेटल के बारे में और पढ़े तो क्या क्या बातें हम मेटल के बारे में जानते हैं। मेटल के अंदर लश्चर होता है, लश्चर का मतलब चमकदार धातु होती है। ये एक ऐसी धातु है जो चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। मेटल्स के अंदर मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब है मेटल की पतली चादर बनाई जा सकती है, हाँ जी बनाई जा सकती है। मेटल डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, मेटल की पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं, वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो यस मैम, ये डक्टाइल होता है। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, हीट का, आसानी से बिजली पास हो जाती है, हाँ जी हो जाती है। एक और मेटल क्या होता है, सोनरस। सोनरस क्या है, जब भी किसी मेटल को ऐसे बजा के देखा जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है जैसे इसमें से आ रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, ये सारी की हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल की हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल की हैं। मेटल होता क्या है, मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दिया। जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, मेटल। मेटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, धातु। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, बेसिक हिंदी बेसिक इंग्लिश में बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे सुनिए, ये हमने बता दिया मेटल के बारे में, और मेटल की मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता दी। और मेटल, अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये क्या बन गया, कैटायन बन गया ना। तो मेटल्स, एक क्वेश्चन एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट का नाम बताओ विच फॉर्म्स, नोट कर लेना, विच फॉर्म्स कैटायन, जो कैटायन बनाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या कोई मिक्सचर। तो ध्यान रखना, जो मेटल बनाना पसंद, जो कैटायन बनाना पसंद करते हैं वो कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल। मेटल ही होते हैं जो क्या बनाना पसंद करते हैं, कैटायन बनाना पसंद करते हैं। डन हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। किसी ने, एक बच्चे ने कमेंट किया मेरी वीडियो पे कि मैडम कलर्ड मार्कर लेके आना, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आसानी से हाईलाइट होता है। मैंने एक दिन भी नहीं लगाया, मैं इमीडिएट जाके कलर्ड मार्कर लेके आई कि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब तो लाइक कर देना।
लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के पास, अपने ऐसे सर्कल के पास जो एनडीए की तैयारी करना चाहता है या फ्यूचर में, चाहे कोई 9th क्लास में है तो भी, 9, 10th, +1, +2, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फ्यूचर में एनडीए से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है, देन प्लीज़ सर्कुलेट दिस वीडियो टू दैट स्टूडेंट। ठीक है, कर दूँ। उसके बाद है हमारे पास नॉन मेटल। एलिमेंट्स का दूसरा पार्ट क्या है? नॉन मेटल। सेकंड, नॉन मेटल, अधातु। नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लो। बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर नॉन लश्चर, नॉन लश्चर मतलब चमकदार नहीं होता, चमकता नहीं है। नॉट मैलिएबल, इसकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। नॉट डक्टाइल, इसकी पतली पतली तारें नहीं बनाई जा सकती। नॉट या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होता है, इसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, ऑफ हीट। अच्छा, नॉट सोनरस, इसमें से अगर इसको बजा के देखा जाए तो इसमें से आवाज़ पैदा नहीं होती। आपने घर स्कूल में देखा होगा ना, पुराने स्कूलों में, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बेल आ गई, पुराने हमारे टाइम में क्या होता था, पुराने स्कूलों के अंदर जब पीरियड की बेल बजती थी ना, ऐसे घंटा बजाया जाता था, टन, वो घंटा बजता था, वो मेटल होती है। जब मेटल के ऊपर किसी हथौड़े से घंटा बजाया जाता है तो वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पूरे स्कूल के अंदर वो आवाज़ जाती थी, उससे कहते हैं सोनरस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसकी हैं? आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल की और क्या क्या खास बातें हैं। ऐसे एलिमेंट्स, सच एलिमेंट्स विच वॉन्ट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या था? लॉस द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन। टू बिकम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 287। स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या ये वाले 7 भी छोड़ने पड़ेंगे। कौन सा आसान है? एक इलेक्ट्रॉन लेना। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया? Cl का नेगेटिव। ये Cl का नेगेटिव क्या कहलाता है? जब भी किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? अनायन। अनायन। तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से क्या बन गया आपका? अनायन बन गया। तो जब न्यूट्रल से अनायन बन गया तो क्वेश्चन एक पूछा गया, ऐसे एलिमेंट बताओ जो न्यूट्रल से अनायन बनाना पसंद करते हैं, या ऐसे एलिमेंट जो अनायन बनाना पसंद करते हैं। एनडीए में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ही होते हैं जो क्या बनाना पसंद करते हैं? जो अनायन बनाना पसंद करते हैं। डन? आ गया होगा आई थिंक सभी को समझ। नॉन मेटल भी हो गया हमारा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रही हूँ। उसके बाद है तीसरी बात, मेटलॉइड किसे कहते हैं? बहुत आसान है, आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट मेटलॉइड। मेटलॉइड में कुछ खास नहीं है। मेटलॉइड क्या होता है? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, उससे आपका मेटलॉइड क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, अ मेटलॉइड इज डैश। ठीक है, ऑप्शन लिख रही हूँ, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ओनली, जो सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ओनली, विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। देखो, या नन ऑफ दीज, बता दो फटाफट से। मेटलॉइड कौन है? जिसके अंदर खाली मेटल पाया जाता है, जिसके अंदर नॉन मेटल पाया जाता है, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, या नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है वो क्या कहलाता है? आपका मेटलॉइड। एग्जाम्पल, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास है एलिमेंट, मेरा पूरा ख़त्म हो गया। एलिमेंट के बाद आपके पास आ जाता है मिक्सचर। कर दूँ रब फटाफट से स्क्रीनशॉट, जल्दी से ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को आज। क्या है देखिए, मिक्सचर करवाने जा रही हूँ। मिक्सचर के अंदर मिक्सचर होता है मिश्रण। मिक्सचर को समझने के लिए इट इज़ अ मिक्सचर व्हेन दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा तत्व कंबाइन विद ईच अदर, दो या दो से ज़्यादा तत्व, मैं हिंदी में बोल रही हूँ साथ साथ, ईच अदर, एंड द रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड। मतलब दो या दो से ज़्यादा तत्व आपस में मिल रहे हैं और उनके अनुपात फिक्स नहीं हैं, उनका अनुपात स्थिर नहीं है, सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वो क्या कहलाता है? जैसे कभी तुम्हारा कोई पेपर क्लियर होए ना, मुझे चाय पे बुलाना अपने घर, टी। जब तुम चाय बनाओगे ना, मान लो मैं आई आपके घर चाय पीने, चाय पे बुलाया है, चाय पे बुलाया तुमने मुझे, मैं चाय पीने आई, मैंने कहा बेटा मेरे लिए तो ना लाइट शुगर वाली टी लेके आओ, ठीक है। तुम गए, कम चीनी डाल के चाय लेके आए, फिर बैठे बैठे मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने कहा मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा, मतलब मन तो कर रहा है बट अब मेरा तेज़ चीनी वाली चाय पीने का मन कर रहा है, मीठी की क्रेविंग हो रही है। तो तुमने कहा कोई बात नहीं मैडम, हम इसके अंदर चीनी और डालाते हैं। तुम गए चीनी और डाल के आए। फिर मैंने कहा इसके अंदर तो पत्ती बहुत कम है, जाओ बेटा पत्ती और डाल के आओ। तुम जाके टी लीव्स पत्ती डाल के आ गए, ठीक है। बार बार वेरिएशन, यानी कि आपने चाय के अंदर पानी भी डाला, पत्ती कम भी डाल सकते हो, पत्ती ज़्यादा भी डाल सकते हो, दूध कम भी डाल सकते हो, दूध ज़्यादा भी डाल सकते हो, चीनी कम भी डाल सकते हो, चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हो। क्या उसका अनुपात हमेशा फिक्स रहा? क्या ये है मैडम जो आपने पहली बार चाय बनवाई थी वो तो चाय है, अदरवाइज़ कोई भी चाय नहीं है, या जो अब चाय बनी है वही चाय है, पहले वाली सारी बेकार थी? नहीं ना, चाय तो सारी चाय है। मतलब आप कितना ही अनुपात उसका बिगाड़ लो या सही कर लो या चेंज कर लो, उसका अनुपात बदलता रहेगा। मिश्रण तो मिश्रण ही कहलाएगा। मिक्सचर इज़ मिक्सचर ऑलवेज, मतलब रेशो चेंज हो सकती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, रेशो इज़ नॉट सेम। जैसे हवा, एयर के अंदर मैंने कहा जहाँ पे मैं सांस ले रही हूँ, मैं कहीं गार्डन में चली गई, गार्डन पे सुबह सुबह का मौसम था, बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। उसी गार्डन में मैं रात को गई, आपको पता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा होती है, एयर तो अभी भी वहाँ पे है, एयर सुबह भी थी, तो रेशो चेंज हो गई ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर मैं किसी पॉल्यूटेड एरिया से जा रही हूँ, किसी वॉशरूम के बाहर से जा रही हूँ, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, नाइट्रोजन की गैस सबसे, अमोनिया सबसे ज़्यादा स्मेल आती है, अरे एयर तो वहाँ भी है। तो हवा जो है, एयर जो है वो बदलती चली जा रही है। टी इज़ द एग्ज़ाम्पल, एयर इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सचर। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, सबको क्लियर होगा। तो मिश्रण तक हमारा हो चुका है। लास्ट टॉपिक है मेरे पास, क्या इसके बाद इसकी वो भी है, कल करेंगे, हाउ इसको सेपरेट करने के तरीके भी हैं, ठीक है। अब देखिए जी, कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होता है यौगिक, इसको कहते हैं क्या? यौगिक, कंपाउंड। जब कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है? व्हेन, जब दो, हिंदी में बोल रही हूँ, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा तत्व कंबाइन टुगेदर, आपस में मिल तो रहे हैं बट द रेशो, जो उसका अनुपात है मिलने का, रेशो इज ऑलवेज फिक्स्ड, जो वो अनुपात है जिस रेशो में मिल रहे हैं वो हमेशा फिक्स है। बेसिक सी बात करेंगे, पानी का फॉर्मूला हर एक बच्चा जानता है, पानी का फॉर्मूला
H2O। आप कहोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, रेशो कितनी है? मैंने कहा 2:1। आपने कहा मैडम इस रेशो को मैं 3:4 कर दूं, क्या ये पानी पानी रहेगा? मैं कांटा मार दूंगी, नहीं जी नहीं रहेगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। मतलब जब दो, या अब ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, जब दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं बट द रेशो हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, वो क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड कहलाता है। डन, समझ आ गया होगा? ठीक है जी। तो कंपाउंड वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं बट हमने ज़्यादा डीप में नहीं जाना। कंपाउंड की दो छोटी सी बातें कर लो। कंपाउंड ना दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर कर लेना जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। रेस्ट बाकी सारे बचे हुए किसके कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक के कहलाते हैं। मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हैं वो ऑर्गेनिक के कंपाउंड हो गए, बचे हुए सारे किसके हो गए? इनऑर्गेनिक के कंपाउंड हो गए। डन, ठीक है जी, हो गया। अब एक छोटा सा आर्टिकल रह गया बीच में, मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर के टाइप्स नहीं करे हमने, 2 मिनट लगेंगे। मिक्सचर के टाइप्स, मिक्सचर दो टाइप का होता है। अगर तुम में से किसी ने मेरे चैनल को फॉलो किया है और मैंने एक शॉर्ट डाला था, देख लेना, अभी भी एक शॉर्ट डाला था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। 2 ग्लास लेके बैठी हूँ मैं क्या कर रही हूँ? ग्लास लेके बैठी हूँ, एक ग्लास के अंदर मैं चीनी को डिज़ोल्व करवा रही हूँ, एक ग्लास के अंदर मैं तेल को डिज़ोल्व करवा रही हूँ। तो पानी के अंदर चीनी आसानी से घुल जाती है और घुलने के बाद एक क्लियर सॉल्यूशन देती है। सेम यही कहलाता है होमोजीनियस। होमोजीनियस वो होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जो घुलने के बाद सेम हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, सब कुछ एक जैसा हो जाए, ऐसा मिश्रण जो घुलने के बाद सेम दिखे, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिखे, कुछ भी ना दिखाई दे उसके अंदर, वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। जैसे पानी के अंदर आपने तेल घोल दिया, पानी के अंदर अगर आप तेल घोल रहे हो तो तेल अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, वो मिक्सचर कौन सा कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसकी मेरी एक छोटी सी रील बनी हुई है, हल्का सा 60 सेकंड का शॉर्ट बना हुआ है, वो देख लेना। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपको क्लियर हो जाएगा। होमोजीनियस जो दिखने में एक जैसा लगे, हेट्रोजीनियस जो घुलने के बाद भी अलग अलग नज़र आए, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। इसका एग्जाम्पल देखें ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। डन, आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। तो इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 भी ख़त्म होता है। तो कैसी लगी आपको एनडीए की सीरीज़, एनडीए की क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना आप लोग कमेंट करेंगे, जितना आप लोग लाइक करेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होंगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो प्लीज़ भर भर के लाइक करिए, भर भर के कमेंट डालिए, ताकि आपके इसी कमेंट से, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूरत टाइम ना होते हुए भी टाइम निकालूँ। कई बार ऐसा होता है फैमिली में रहते हुए आपके पास टाइम नहीं होता, बट फिर भी एक यूँ लगता है कि नहीं, यूट्यूब की भी अपनी एक फैमिली है और वो भी बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ना है, तो आप लोगों की हेल्प भी करनी है। और इसी मोटिवेशन के साथ अंदर से ना चाहते, अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं चलो वीडियो बनाओ। टाइम नहीं होता, फिर भी ज़बरदस्ती टाइम निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ मोटिवेशन देते रहिए। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जितना आप प्यार देंगे चैनल को, जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर तक इस चैनल को पहुँचाएंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बार बार चेक करना, देखना, कहीं पे कोई डाउट हो तो वापस रिवर्स बैक करके पढ़ने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।